Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी पादप पोषक तत्वों के 230 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले थे, ठीक है, जिसमें से मैं 3 सेशन में आपको 175 क्वेश्चन करवा चुका हूं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप ये 230 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं तो आपके किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, डेटा और करंट अफेयर को छोड़ के। डेटा और करंट अफेयर का मतलब है जैसे सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कहाँ है जी, गुजरात के अंदर है ना, और प्रति हेक्टर कितना फर्टिलाइजर वर्तमान में यूज हो रहा है भारत में प्रति हेक्टर कितना फर्टिलाइजर, जिसमें से नाइट्रोजन कितना देते हैं, फास्फोरस कितना देते हैं, पोटास कितना देते हैं ना। उसके अलावा जैसे प्रति हेक्टर सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कौन से राज्य में यूज होता है, जैसा पहले आपने पंजाब पढ़ रखा था, लेकिन अब पंजाब थोड़ा नीचे आ गया है, तेलंगाना फर्स्ट पे आ गया है। उसके अलावा टोटल फर्टिलाइजर की बात करें तो कुल फर्टिलाइजर की खपत सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये करंट के क्वेश्चन है, डेटा के क्वेश्चन है। जब हम डेटा वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो उसके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे डेटा वाले। तो मैंने यहाँ 230 क्वेश्चन में डेटा को साथ में नहीं रखा है, उसको छोड़ के अगर आपका कोई भी प्लांट न्यूट्रिएंट का क्वेश्चन आपके किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो उससे अपना क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो हम 230 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले इसके 3 सेशन ले चुका हूं और उन 3 सेशन के अंदर अपने 175 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट मतलब ये 230 सीरीज वाली अगर क्विज में ये पहला सेशन देख रहा है तो उससे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पहले जो पीछे के 3 सेशन है वो जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पुराने से रिलेवेंट आ जाते हैं, पुराने क्वेश्चनों से जो रिलेवेंट आ जाते हैं तो वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, मैं उनको दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो जब तक आप पिछले 3 सेशन नहीं देखेंगे तब तक आप इस सेशन का मजा नहीं ले पाएंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले इसके जो 3 सेशन है वो जरूर देखिए, ठीक है। मैंने बताया 175 क्वेश्चन अपने डिस्कस कर चुके थे और अब अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 176 से करेंगे। यहां देखिए क्या है, पोषक तत्वों की कमी यानी डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कायिक के विकार, मैचिंग का क्वेश्चन है। यहां सबसे पहला 176 नंबर है, कैल्शियम की कमी से कौन सा विकार होता है। ऑप्शन है आपके पास विदर टिप इन एप्पल, बी ऑप्शन है आपके पास बिटर पीट और क्रैकिंग इन एप्पल यानी सेब में बिटर पीट और क्रैकिंग, तीसरा ऑप्शन है आपके पास रोस्टी लीव इन एप्पल, और चौथा ऑप्शन आपके पास है सैलरी में तने का फटना। तो कैल्शियम की कमी से इन चारों में से कौन सा विकार होता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम की कमी से सेब के अंदर बिटर पीट और क्रैकिंग हो जाती है, ये सेब में एक बहुत ही खतरनाक विकार है, इसकी वजह से सेब की अच्छी खासी कीमत गिर जाती है। तो कैल्शियम की कमी से सेब में बिटर पीट और क्रैकिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला है कॉपर की कमी से। देखो कॉपर की कमी से कौन सा विकार होता है, तो कॉपर की कमी से सेब में विदर टिप हो जाता है। जो कॉपर है उसकी कमी से सेब में विदर टिप हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है यहां पर बोरोन की कमी से कौन सा विकार होता है। यहां बोरोन की कमी से विकार पूछा गया है, तो बोरोन की कमी से जो विकार होता है क्रैक्ड स्टेम इन सेलरी, सेलरी के अंदर तने का फटना विकार हो जाता है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है यहां जिंक की कमी से कौन सा विकार होता है, तो जिंक की कमी से सेब में रोस्टी विकार हो जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इन चारों मैचिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेब का बिटर पिट और क्रैकिंग है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से देखने को मिलता है, जिससे सेब की जो कीमत होती है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अपने फिर से क्वेश्चन दिया है यहां पे मैचिंग के ही, बट वहां पर क्या दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले विकार, यहां पूछा गया पोषक तत्वों की अधिकता से, जो आवश्यक मात्रा है उससे बहुत ज्यादा अगर पोषक तत्व होता है तो उसकी विषाक्तता होती है, जो दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा को प्रभावित करते हैं। इंग्लिश में हम बोल देंगे टॉक्सिसिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए नाइट्रोजन की अधिकता, एक्सेसिव ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अधिकता से कौन सी समस्या होती है। ए ऑप्शन है यहां लीफ स्क्रॉचिंग इन मैंगो, यानी आम में पत्ती झुलसना,
बी ऑप्शन है अकोची इन राइस, राइस के अंदर, चावल के अंदर अकोची विकार। सी ऑप्शन है पेंसिल स्ट्रिप इन सैलरी, सैलरी के अंदर पेंसिल स्ट्रिप्स बनने। और डी ऑप्शन है आपका क्रैकिंग स्टेम इन सैलरी, सैलरी में तने का फटना। इन चारों में से कौन सा विकार है जो नाइट्रोजन की अधिकता से आपको देखने को मिलता है? तो नाइट्रोजन की अधिकता से जो विकार देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? तने का, सैलरी के तने का फटना, सैलरी के तने का फटना। पीछे भी हमने बात की थी सैलरी के तने के फटने की, है ना, सैलरी के तने फटने की हमने पीछे बात की थी। तो सैलरी का जो तना फटना होता है इसके पीछे दो कारण काम करते हैं। जनरली क्या कहा है? दो कारण काम करते हैं। एक तो कौन सा काम करता है? बोरोन की कमी, और दूसरा अगले ही क्वेश्चन में आ गया अपने नाइट्रोजन की अधिकता। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो 180 है इसका राइट आंसर कौन सा है? सैलरी के तने का फटना, यानी डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की अधिकता से क्या समस्या आती है? फॉस्फोरस की अधिकता से क्या समस्या आती है? फास्फोरस की अधिकता से क्या होता है? सैलरी में जो सैलरी होती है उसके अंदर क्या होता है? पेंसिल स्ट्रिप्स बन जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ H2S, है ना, जो H2S है उसकी अधिकता से कौन सा विकार आपको देखने को मिलता है? तो देखो इसकी अधिकता से अपने अगर विकार की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा अकोची, राइस के अंदर अकोची विकार देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है 182 का बी ऑप्शन राइट है, इंपॉर्टेंट है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी धान में हाइड्रोजन सल्फाइड अधिकता हो जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो कौन सा विकार देखने को मिलता है? अकोची विकार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 183 नंबर, क्लोरीन की टॉक्सिसिटी से, यानी क्लोरीन की विषाक्तता से कौन सा विकार देखने को मिलता है? तो क्लोरीन की विषाक्तता से कौन सा देखने को मिलता है? आम में लीफ स्क्रॉचिंग। हमने पीछे भी पढ़ा था, आम में लीफ स्क्रॉचिंग पोटास की कमी और क्लोरीन की अधिकता से देखने को मिलता है। तो ये यहां पर मैचिंग के क्वेश्चन थे। इसमें नाइट्रोजन की अधिकता से सैलरी के तने की फटने की समस्या होती है। और अगर मैं बात करूं फास्फोरस की अधिकता, तो फास्फोरस की अधिकता से क्या है? पेंसिल स्ट्रिप्स बन जाते हैं सैलरी के अंदर। और सैलरी का जो तना फटना होता है वो नाइट्रोजन की अधिकता के साथ साथ बोरोन की कमी के कारण भी होता है। और धान के खेत में हाइड्रोजन सल्फेट की मात्रा बढ़ जाती है तो अकोची विकार देखने को मिलता है। और आम में मैंने आपको बता दिया पोटास की कमी और क्लोरीन की अधिकता से क्या है? लीफ स्क्रॉचिंग देखने को मिलती है। आज अभी मैंने ये जो 4 क्वेश्चन करवाए हैं ये टफ लेवल के क्वेश्चन है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एक जनरल आप नहीं पढ़ते इन क्वेश्चन को, लेकिन ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छे खासे जो कंपटीशन करवाने वाले एग्जाम है उनमें तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है 184 नंबर क्वेश्चन। 184 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? निम्न में से एकल उर्वरक है। देखो जी, एकल उर्वरक क्या होता है? ऐसा उर्वरक जिसके अंदर प्राइमरी पोषक तत्वों में से, प्राथमिक पोषक तत्वों में से, यानी एनपीके में से केवल एक ही पाया जाता है, वो एकल होता है। जिसमें ये 2 या 3 पाए जाते हैं, या तो तीनों या 2 पाए जाते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स या संयुक्त उर्वरक बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे एकल पूछा गया है। तो यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन है, ये तो एकल है। डीएपी में नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, ये तो एकल हो ही नहीं सकता। अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस है, और अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी यूरिया एकल है, बाकी डीएपी और अमोनिया तो क्या है? कॉम्प्लेक्स है, यानी संयुक्त उर्वरक है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें निम्न में से संयुक्त उर्वरक है जी। अब संयुक्त उर्वरक वाला भी आ गया है। एमएपी मोनो अमोनियम फास्फेट, अमोनिया बोले तो नाइट्रोजन, फास्फेट बोले तो फास्फोरस। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस। अमोनियम फास्फेट यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ये तीनों ही संयुक्त है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? द ऑप्शन आपका राइट होगा। संयुक्त उर्वरक वो होते हैं जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों में से 2 या तीनों ही पाए जाते हैं, उसको अपने कॉम्प्लेक्स, संयुक्त या फिर जटिल उर्वरक बोलते हैं। तो ये संयुक्त उर्वरक है या जटिल उर्वरक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से पूर्ण उर्वरक है। देखो पूर्ण उर्वरक उसे बोलेंगे जिसमें प्राथमिक तीनों ही पाए जाते हैं।
NPK तीनों ही जिसमें पाए जाते हैं उसको अपने कंप्लीट फर्टिलाइजर यानी पूर्ण उर्वरक बोलते हैं, और जिसमें तीनों नहीं पाए जाते या एक पाया जाता है या दो पाए जाते हैं वो अपूर्ण है यानी अनकंप्लीट है। तो इसने पूछा है कंप्लीट। यहां पहला देखो अमोनियम पोटेशियम फास्फेट यानी इसमें तीनों ही है। दूसरा देखें DAP यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस दो ही है। तीसरा देखें अमोनियम फास्फेट तो सिर्फ नाइट्रोजन फास्फोरस है। इसने कंप्लीट पूछा है जिसमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित हो। तो राइट आंसर क्या होगा? इस पहले का राइट आंसर होगा, सॉरी इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला 186 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें निम्न में से लो एनालिसिस उर्वरक है। लो एनालिसिस उर्वरक पूछा है। अब देखो लो एनालिसिस कौन सा होता है? ऐसा उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम होती है। ऐसे पोषक तत्व जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम होती है उनको अपने क्या बोलते हैं? लो एनालिसिस। और जिसमें 25% से अधिक मात्रा होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? हाई एनालिसिस। 25 या 25 से ज्यादा होती है वो हाई एनालिसिस होते हैं, और जिसमें 25 से कम होती है वो लो एनालिसिस है। तो इसने पूछा है लो एनालिसिस कौन सा है? केन, किसान खाद, इसमें नाइट्रोजन अकेला ही 25% होता है। 25 या 25 से ज्यादा वाला तो हाई एनालिसिस है। DAP की बात करें तो नाइट्रोजन 18 और फास्फोरस 46 दोनों मिला के 64 हो गए, ये तो लो एनालिसिस हो ही नहीं सकता है। अमोनियम फास्फेट की बात करें तो 20% ही नाइट्रोजन और 20% ही फास्फोरस होता है, ये तो 40 पहुंच गए दोनों मिलकर। प्राथमिक मिलकर सारे, चाहे अकेला हो चाहे सारे मिलकर, 25 से ज्यादा है तो हाई एनालिसिस है, 25 से कम है तो लो एनालिसिस है। ये तो 25 या 25 से ज्यादा है, तीनों देख लो आप प्राथमिक पोषक तत्वों का देखें तो। डी ऑप्शन है SSP सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें फास्फोरस होता है, सल्फर, सल्फर प्राथमिक है ही नहीं, इसको नहीं गिनेंगे अपने, और अकेला फास्फोरस है वो 16% ही पाया जाता है, तो ये 25% से कम है। ये क्या है? 25% से कम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये क्वेश्चन मैंने यहां पर जानबूझ के डाला है। आपको पता है अगर किसी उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25 से कम है तो वो लो एनालिसिस है, और सीधा सीधा बोल देते हैं 25 से जिसमें ज्यादा है वो हाई एनालिसिस है। तो भाई साहब 25 वाला कहां गया? उसको किस में रखेंगे? आपने सीधा सिंपल यही पढ़ा होगा, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25 से कम होती है वो लो एनालिसिस, और 25 से ज्यादा होती है वो हाई एनालिसिस। 25 से कम लो, 25 से ज्यादा हाई, तो फिर 25 वाला क्या है? 25 वाला भी हाई एनालिसिस होता है। तो अब ये केन है जो किसान खाद बोलते हैं, जिसको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसमें पूरा 25 नाइट्रोजन है, तो इसको किस में रखोगे आप? इसको हाई एनालिसिस में रखोगे। अगर 25 से कम मात्रा होती तो हम किस में रखते? लो एनालिसिस में रखते। तो इसका जो राइट आंसर वो निकला, वो क्या निकला? सिंगल सुपर फास्फेट, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यहां पर आपसे पूछा गया है सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही स्वभाव का उर्वरक होता है। सबसे ज्यादा जो आर्द्रता ग्रहण करता है वातावरण से, यानी जैसे ही अपने खुला छोड़ते हैं तो वातावरण की जो नमी को अवशोषित कर ले वो आर्द्रता ग्राही है। तो सबसे अधिक आर्द्रता ग्राही कौन सा है? ए ऑप्शन है निर्जलित अमोनिया, बी ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन है यूरिया, और डी ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट। तो इनमें सबसे ज्यादा जो आर्द्रता ग्राही स्वभाव का है वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा जो आर्द्रता ग्राही स्वभाव का उर्वरक है वो कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट। होने को यूरिया भी आर्द्रता ग्राही है, यूरिया भी आर्द्रता ग्राही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आर्द्रता ग्राही स्वभाव का होता है वो कौन सा होता है? अमोनियम नाइट्रेट होता है। अमोनियम नाइट्रेट का जो CRH होता है वो सबसे कम होता है। अमोनियम नाइट्रेट का जो CRH होता है, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सबसे कम होती है। अब आप ये सोचेंगे ये क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बुला गई ना, तो देखो क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैं बता देता हूं आपको क्या होती है। ये कोई उत्पाद है ना, चलो अपने प्रोडक्ट, ये कोई प्रोडक्ट है और ये इसके चारों ओर का वातावरण है। अगर प्रोडक्ट में नमी वातावरण के बराबर है, ये एटमॉस्फेयर है बाहर चारों ओर, अगर इन दोनों की नमी बराबर है, यानी प्रोडक्ट की नमी वातावरण के बराबर है, तो इस प्रोडक्ट की CRH कितनी मानी जाती है? क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी मानी जाती है? 100। अगर वातावरण के अंदर तो नमी कम है और प्रोडक्ट में नमी ज्यादा है, तो CRH जो होगा वो 100 से ज्यादा होगा। CRH होगा वो क्या होगा? 100 से ज्यादा होगा। अगर क्या है, वातावरण की तुलना से कोई प्रोडक्ट है उसमें नमी ज्यादा है, तो उसका CRH कितने से ज्यादा होगा? 100।
अब ताजा फल सब्जियां उनमें नमी बहुत है, तो वातावरण से तो नमी ज्यादा है, तो उनका CRH क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो अब जब उनको वातावरण में रखेंगे तो वो वातावरण में सूखेंगे, ड्राई होंगे, क्योंकि उनमें नमी बहुत है। टमाटर रख दो सूखेगा ही धीरे धीरे, मटर रख दो धीरे धीरे सूखेगी। लेकिन अगर किसी उत्पाद की जो नमी है, किसी उत्पाद की जो नमी है वो वातावरण की नमी से कम होती है, तो ये वातावरण से सूखा है और इसकी जो क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100 से क्या होगी, कम देखने को मिलती है आपको। और जितनी कम क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो उतना ही वातावरण से क्या करेगा, नमी अवशोषित करेगा। जाहिर सी बात है, आप बिस्किट भुजिया बाहर रखते हो खुले में, तो उनमें नमी कम होती है, तो वातावरण से नमी अवशोषित कर लेते हैं, तो वो आर्द्रताग्राही स्वभाव के होते हैं। तो यहां पे आप 2 क्वेश्चन ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कौन से उर्वरक की जो क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो सबसे कम है, तो वो अमोनियम नाइट्रेट की है। और जिसकी क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे कम होती है वो ही सबसे ज्यादा आर्द्रताग्राही स्वभाव का होता है। अब क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको इतनी बातें तो बता नहीं सकता हूं ना यहां पे, फिर थोड़ा लेवल भी अपने थोड़ा आगे निकल जाएगा, इतने लेवल पे नहीं चलना है अपने को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ज्वलनशील होने के कारण भंडारण के दौरान समस्या उत्पन्न होती है, यानी ये एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, विस्फोटक स्वभाव का होता है। कौन सा फर्टिलाइजर है जो विस्फोटक स्वभाव का होता है? ए ऑप्शन है निर्जलित अमोनिया, बी ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन है यूरिया और डी ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट। देखो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहे थे, एक नहीं कई वीडियो वायरल हो रहे थे, उसमें दिखाया कि किसी कंट्री में, अरबियन कंट्री थी, वहां पे विस्फोट हुआ, उसके आसपास कारें हैं वो मतलब ऐसे उनके शीशे टूट गए, घरों के शीशे हैं वो भी टूट गए थे ना। तो वो विस्फोट हुआ था, वो कौन से रसायन की वजह से हुआ था? इवन न्यूज में भी आया था। अरे न्यूज ढंग से सुना करो, कुछ जो सुनते हो वो तो ढंग से सुना करो, या फिर जो वायरल वीडियो में अपना टाइम भी खराब कर देते हो, कुछ तो सीख लिया करो, चाहे अच्छा सीखो चाहे कुछ बुरा। तो वहां पे उस रसायन का नाम लिया गया था, वो रसायन फर्टिलाइजर ही था। कौन सा रसायन था वो? अमोनियम नाइट्रेट था। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, ज्वलनशील स्वभाव का होता है, भंडारण के दौरान इसमें विस्फोट हो सकता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है जब इसका भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट है उर्वरकों के अम्ल व क्षार तुल्यांक निकालने के लिए काम में लेते हैं। उर्वरकों का जब अम्लीय तुल्यांक निकालते हैं और क्षारीय तुल्यांक निकालते हैं तो कौन सा रसायन काम में लेते हैं? अब बात आ गई कि ये एसिड इक्विवेलेंसी यानी अम्लीय तुल्यांक, बेसिक इक्विवेलेंसी यानी क्षारीय तुल्यांक, ये कैसे निकालते हैं? थोड़ा सा जल्दी आइडिया बता देता हूं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में तो मैं जा नहीं सकता। ये कोई मर्दा है मान लो, और ये उदासीन मर्दा है, इसका पीएच मान है 7। अब हम इसमें कोई 100 किलो अम्लीय उर्वरक डालते हैं। कौन सी प्रकृति का अम्लीय उर्वरक डालते हैं? अम्लीय प्रकृति का उर्वरक डालते हैं। जाहिर सी बात है इस मर्दा पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? अम्लीय, और इस मर्दा का पीएच मान 7 से नीचे चला जाएगा। अब इस 100 किलो अम्लीय उर्वरक डालने से पीएच मान कितना नीचे गया? मान लो जितना भी नीचे गया, 7 से जितना भी नीचे गया यानी अम्लीय हुआ। अब इसको सुधारने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? यहां पर हम काम में लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके सुधार के लिए हम इस मिट्टी में कितना कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे? कितना कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे? मान लो इसका पीएच वापस 7 पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 110 किलो कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा। यानी ये जो उर्वरक था, इस उर्वरक का नाम मान लो आप कुछ भी, ये ए उर्वरक था, कोई सा भी उर्वरक था, ए उर्वरक था। ए उर्वरक जब हम उस मिट्टी में 100 किलो देते हैं तो उससे जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको वापस उदासीन करने के लिए हमें 110 किलो क्या डालना पड़ेगा? कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, या जिसको आप कैल्साइट बोलते हो, वो डालना पड़ेगा। इसका मतलब इस ए उर्वरक का जो अम्लीय तुल्यांक था वो कितना है? 110 है। तो इस तरह से अम्लीय तुल्यांक निकाला जाता है। कहने का मतलब किसी अम्लीय उर्वरक द्वारा मृदा में उत्पन्न जो अम्लीय अवशेष है उसको उदासीन करने के लिए जितने अपने कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, उस उर्वरक का वह अम्लीय तुल्यांक कहलाता है। तो हम क्या है, जनरली अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए, भारत में अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए 90% तक जो काम में लिया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही लिया जाता है। इसलिए अम्लीय जो उर्वरक होते हैं उनका अम्लीय तुल्यांक निकालने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं काम में। और अम्लीय मृदाओं में भी जब हम
किसी दूसरे मृदा सुधारक को काम में लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा, यानी चूना पत्थर के अलावा, यानी कैल्साइट के अलावा कोई सा भी मृदा सुधारक काम में लेते हैं, तो बाकी मृदा सुधारक का उदासीन मान है वो इसी से तुलना करके निकाला जाता है। ये तो बात होगी अम्लीय उर्वरकों के लिए। लेकिन जब बात आ जाए क्षारीय उर्वरकों की, हालांकि क्षारीय मृदा के सुधारने के लिए हम जिप्सम काम में लेते हैं, और क्षारीय मृदा के सुधारक के रूप में जिप्सम के अलावा जो भी अपने सुधारक काम में लेते हैं, उनका उदासीन तुल्यांक ज्ञात करने के लिए, उदासीन मान ज्ञात करने के लिए जिप्सम काम में लेते हैं। लेकिन कोई भी उर्वरक है, चाहे आप उसका अम्लीय तुल्यांक निकालो, चाहे उसका क्षारीय तुल्यांक निकालो, उसके लिए आप हमेशा क्या काम में लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट काम में लेंगे। क्वेश्चन क्या था? उर्वरकों की अम्ल व क्षार तुल्यांक निकालने के लिए काम में लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट काम में लेते हैं। अम्लीय तुल्यांक तो इससे निकाला जा सकता है, बट क्षारीय तुल्यांक आप किस तरह से निकालेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे हम क्या करते हैं, एक जैसे भार की और एक जैसे गुणों की, यानी एक ही मिट्टी लेते हैं अपने। इन मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्षारीय उर्वरक डालना शुरू करेंगे, और इसमें हम 100 किलो क्षारीय उर्वरक डालेंगे। कितना डालेंगे? 100 किलो क्षारीय उर्वरक डालेंगे, और 100 किलो क्षारीय उर्वरक डालने से पीएच मान कितना बढ़ा, यानी कितनी क्षारीयता आई? मान लो पीएच मान 7 से बढ़कर कितना हो गया? X हो गया। अब क्या है, ये तो इस क्षारीय उर्वरक को हमने उपयोग में लिया। अब हम क्या करेंगे, इतनी मिट्टी ये थी, इसी पीएच मान की थी, अब इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट डालना शुरू करेंगे, और इस मिट्टी में जब X पीएच मान तक पहुंच जाएंगे तब तक हम कैल्शियम कार्बोनेट हम डालते रहेंगे। इसका मतलब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 100 किलो क्षारीय उर्वरक जितने पीएच मान को बढ़ाता है, उतने पीएच मान को बढ़ाने के लिए कितने कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है, उसको क्षारीय तुल्यांक कहते हैं। ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कृषि रसायन, मृदा रसायन का क्वेश्चन है। जिसको थोड़ा बहुत मृदा का ज्ञान है उसी को समझ में आएगा, अदरवाइज जब हम बेसिक टॉपिक पढ़ते हैं तभी समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। फिर भी यहां पे मैं बता देता हूं कि जो उर्वरकों का क्षारीय तुल्यांक है, उसका मतलब होता है किसी क्षारीय उर्वरक द्वारा उत्पन्न मृदा में जो क्षारीयता होती है, वही क्षारीयता उत्पन्न करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी आवश्यकता होती है, उसे क्षारीय तुल्यांक कहते हैं। तो अब उर्वरकों का चाहे अम्लीय तुल्यांक ज्ञात करो, चाहे क्षारीय तुल्यांक ज्ञात करो, हमेशा किससे ज्ञात किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। पीछे वाली बात नहीं समझ में आए तो बस इतना याद रख लो कि अम्लीय तुल्यांक, क्षारीय तुल्यांक जो उर्वरकों का है वो कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी चूना पत्थर, इसको कैल्साइट भी बोलते हैं, यानी इससे ज्ञात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। जिसका अम्लीय तुल्यांक ज्यादा आए वो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहां पर कुछ हमने उर्वरक दे रखे हैं और सारे ही अम्लीय ही दे रखे हैं, सारे के सारे अम्लीय है ये। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय पूछा गया है। ए ऑप्शन है निर्जलित अमोनिया, बी ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन है यूरिया, और डी ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट। तो इनमें सबसे ज्यादा जो अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है वो निर्जलित अमोनिया है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्षारीय, सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति का उर्वरक कौन सा है? एक ऑप्शन है कैल्शियम साइनेमाइड, दूसरा है सोडियम नाइट्रेट, तीसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, और चौथा है कैल्शियम नाइट्रेट। तो इनमें जो सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति का है वो कौन सा है? जिसका क्षारीय तुल्यांक सबसे ज्यादा होता है वही सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति का। आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा अम्लीय तुल्यांक किसका है, तो जो सबसे ज्यादा अम्लीय यानी निर्जलित अमोनिया। वैसे ही यहां भी दो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति का कौन सा है या सबसे ज्यादा क्षारीय तुल्यांक किसका है, तो वो कौन सा है? कैल्शियम साइनेमाइड है। ये एक एमाइड उर्वरक है। ठीक है, यूरिया की तरह एमाइड है, तो ये सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है? ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन आपका राइट बनता है। नेक्स्ट अपने चले 193 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 193 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा उर्वरक मिश्रित नहीं किया जा सकता है? कौन सा उर्वरक मिश्रित नहीं किया जा सकता? ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं आपको वैसे तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको बताऊं कि जब अपने क्या है, जैसे जुताई करते हैं, फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी करते हैं, उस समय हम फास्फोरस भी देते हैं, पोटास भी देते हैं, नाइट्रोजन भी देते हैं। अब हम क्या करें, अलग से फास्फोरस दें, अलग से पोटास दें, अलग से नाइट्रोजन दें,
तो 3 बार अपने को टाइम लगेगा, 3 बार लेबर लगेगी, 3 बार मशीनरी लगेगी। इससे बढ़िया है हम इन फर्टिलाइजर को मिक्स करके एक साथ ही दे देते हैं, हमारा टाइम भी बचेगा, लेबर भी बचेगी और मशीनरी की जो कॉस्ट है फ्यूल है वो भी क्या होगा, बचेगा। तो अब क्या है, जिन फर्टिलाइजर को अपने मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उसमें 3 कंडीशन पैदा हो सकती है। एक तो यह होती है कि कुछ फर्टिलाइजर को आप मिक्स करके स्टोर भी कर सकते हो, यानी वो कॉम्पेटेबल है, मिश्रित भी किए जा सकते हैं, स्टोर भी किए जा सकते हैं। कुछ फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जिनको मिक्स करके आप स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करने पर ढेले बन जाते हैं, स्टोर नहीं कर सकते, मिक्स किए और तुरंत आपको खेत में यूज करना पड़ेगा। कुछ का केमिकल नेचर ऐसा होता है आपस में कि उनको आप मिक्स ही नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको, जैसे मैं बात करूं, जैसे सुपर है, उसको कभी भी चूना युक्त दूसरे फर्टिलाइजर्स के साथ नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो फास्फोरस होता है वो अनुपलब्ध हो जाएगा। तो कुछ ऐसे उर्वरक है जिनको आप आपस में मिक्स नहीं कर सकते, रासायनिक क्रिया हो सकती है जिससे नुकसान होगा, फिर फायदा नहीं होगा। तो यहां पूछा निम्न में से कौन से उर्वरक को मिश्रित नहीं कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है यूरिया या केन को नहीं मिश्रित कर सकते, दूसरा ऑप्शन है केन और सिंगल सुपर फास्फेट, तीसरा ऑप्शन है यूरिया और पोटेशियम क्लोराइड, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से आप किसको मिश्रित नहीं कर सकते हैं, आप यूरिया और पोटेशियम क्लोराइड को मिश्रित नहीं कर सकते, सॉरी हाँ, यूरिया और जो पोटेशियम क्लोराइड है उसको आप मिश्रित नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स ऑप्शन। बाकी यूरिया और केन को मिश्रित कर सकते हैं और केन और सिंगल सुपर फास्फेट को भी आप मिश्रित कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, अगर मैं इस पर डिस्कस करने लग जाऊं तो कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा, तो इतना अपने डिटेल से नहीं जा सकते हैं इस पे। नेक्स्ट है अपना नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में सर्वाधिक नुकसान किस रूप में होता है। जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं उनका नुकसान सबसे ज्यादा किस रूप में होता है। ए ऑप्शन है अमोनिकल उर्वरक में, बी ऑप्शन है नाइट्रेट उर्वरक में, सी ऑप्शन है अमोनिकल उर्वरक में, अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक में, और डी ऑप्शन है एमाइड उर्वरक में। आपको पता हो तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो होते हैं वो 4 फॉर्म में आते हैं। एक तो आते हैं नाइट्रेट फॉर्म में, दूसरे आते हैं अमोनिकल फॉर्म में, तीसरे आते हैं अमोनिकल प्लस नाइट्रेट फॉर्म में, और चौथे आते हैं एमाइड फॉर्म में। तो ऐसी कौन सी अवस्था वाले जो फर्टिलाइजर है जिनका नुकसान सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए जो नाइट्रेट अवस्था होती है, यहां नाइट्राइट लिखा हुआ है, नाइट्रेट लिखना है, नाइट्रेट लिखा हुआ है। ठीक है, देखो आपको पता हो तो नाइट्रेट है वो जल में बहुत ज्यादा घुलनशील होती है, तो ये पानी में घुल जाती है और इसका निक्षालन से या जो बहता हुआ पानी होता है, रन ऑफ वाटर होता है, उसके साथ इसका नुकसान बहुत होता है। इसलिए जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाले फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन का, वो कौन सा है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर है। नाइट्रेट युक्त जो फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में घुलकर निक्षालन से या पानी जो भगोड़ा जल होता है उसके साथ बहकर चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं भारत में कौन से नाइट्रोजन उर्वरक सर्वाधिक प्रचलित है। भारत में कौन से नाइट्रोजन उर्वरक सर्वाधिक प्रचलित है। ए ऑप्शन है अमोनिकल उर्वरक, बी ऑप्शन है नाइट्रेट उर्वरक, सी ऑप्शन है अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक, और डी ऑप्शन है एमाइड उर्वरक। देखिए भारत में नाइट्रोजन के लिए सबसे प्रचलित है यूरिया, और यूरिया आता है एमाइड समूह में। तो भारत में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में सबसे प्रचलित उर्वरक माने जाते हैं एमाइड उर्वरक माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन, द ऑप्शन आपका राइट होगा। यानी एमाइड उर्वरक होते हैं वो ही सबसे ज्यादा भारत में प्रचलित है, और इसमें भी पर्टिकुलर मैं बात करूं तो कौन सा प्रचलित है, यूरिया सबसे ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है 196, नाइट्रोजन उर्वरकों में फसलों को सबसे जल्दी प्राप्त होता है। जो सबसे ज्यादा पानी में घुलता है वो ही सबसे जल्दी प्राप्त होता है, वो हम पीछे बात ही कर चुके हैं। सबसे ज्यादा घुलनशील या सबसे ज्यादा गतिशील कौन सा होता है, नाइट्रेट उर्वरक होता है। तो नाइट्रेट उर्वरक यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी ऑप्शन। नाइट्रेट बहुत जल्दी पानी में घुलता है तो पौधों को भी बहुत जल्दी मिलेगा, जितना पौधे ले लेंगे उतना ठीक है, बाकी निक्षालन से नुकसान होगा। तो नुकसान भी सबसे ज्यादा इसमें होता है और सबसे जल्दी मिलता भी कौन सा है, नाइट्रेट उर्वरक होता है, वो ही सबसे जल्दी मिलता है। नेक्स्ट अपने बात करें 197 नंबर क्वेश्चन की। अमोनिकल उर्वरक मृदा पर प्रभाव छोड़ते हैं। जो अमोनिकल उर्वरक होते हैं वो मृदा पर कैसा प्रभाव छोड़ते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई सा भी नहीं। तो कैसा प्रभाव छोड़ते हैं, अमोनिकल उर्वरक देने से मृदाओं पर अम्लीय प्रभाव पड़ता है, यानी ये अम्लीय अवशेष छोड़ते हैं।
तो इनको सारी मृदाओं में डालना चाहिए ना। अम्लीय मृदाओं में डालेंगे तो और दिक्कत करेंगे, क्योंकि इनका रेजिडुअल इफेक्ट कैसा होता है, यानी इनका मृदा पर कैसा प्रभाव होता है, अम्लीय प्रभाव होता है। नाइट्रेट उर्वरक है वो मृदा पर कैसा प्रभाव छोड़ते हैं, ये जस्ट उल्टा प्रभाव छोड़ते हैं अमोनिकल के। अमोनिकल अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं, तो ये कौन सा प्रभाव छोड़ते हैं, क्षारीय प्रभाव। तो 198 का जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें यूरिया मृदा पर कैसा प्रभाव छोड़ता है। देखो जो एमाइड उर्वरक होते हैं उनका फिक्स नहीं है कि वो अम्लीय क्षारीय छोड़ेंगे, तो अब यूरिया पूछा है पर्टिकुलरली, और यूरिया एक एमाइड उर्वरक है, यूरिया मृदाओं पर अम्लीय प्रभाव छोड़ता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन राइट है। यूरिया मृदा पर कैसा प्रभाव छोड़ता है, अम्लीय प्रभाव। ये एमाइड उर्वरक है, और कैल्शियम साइनेमाइड भी है एमाइड उर्वरक है, कैल्शियम साइनेमाइड भी एमाइड उर्वरक है, लेकिन अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ा था वो सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जो कैल्शियम साइनेमाइड है वो कौन सा, एमाइड है, लेकिन वो क्षारीय प्रभाव छोड़ता है, और यूरिया है वो भी एमाइड है, लेकिन वो मृदा पर कैसा प्रभाव छोड़ता है, अम्लीय। ध्यान रखना है यहाँ पे, एमाइड के लिए कभी नहीं बोलोगे, अमोनिकल के लिए बोल दोगे ये अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं, नाइट्रेट है ये क्षारीय प्रभाव छोड़ते हैं, बट एमाइड कैसा छोड़ते हैं, एमाइड का कोई फिक्स नहीं है। एमाइड में अगर यूरिया है तो अम्लीय प्रभाव छोड़ेगा, और अगर कैल्शियम साइनेमाइड है तो कैसा प्रभाव छोड़ेगा, क्षारीय प्रभाव छोड़ेगा। नेक्स्ट है 200 नंबर क्वेश्चन, पूर्णतया उदासीन उर्वरक, कंप्लीटली न्यूट्रल फर्टिलाइजर कौन सा है जी, ये है किसान खाद, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको पूर्णतया उदासीन उर्वरक बोला जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो यहां 200 क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने चलते हैं अब 201 नंबर क्वेश्चन में, है ना। लगभग क्वेश्चन अपने इसमें कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे जो डेटा वाले में डिस्कस करेंगे अपने, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन है निम्न में से जल में घुलनशील फास्फोरस उर्वरक है। फास्फोरस उर्वरक 3 तरह के आते हैं, एक तो जल में घुलनशील आते हैं, एक अम्ल में घुलनशील आते हैं, और दूसरे न तो जल में घुलनशील होते हैं न अम्ल में घुलनशील। तो ये 3 कैटेगरी है। यहां पूछा गया है जल में घुलनशील कौन सा है। ए ऑप्शन है सिंगल सुपर फास्फेट, बी ऑप्शन है रॉक फास्फेट, सी ऑप्शन है डाई कैल्शियम फास्फेट, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखो जो फास्फोरस युक्त उर्वरकों में जल में घुलनशील आते हैं वो सुपर आते हैं, सारे के सारे सुपर जो है, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, उसके अलावा डीएपी और एमएपी मोनो अमोनियम फास्फेट, ये पांचों जो उर्वरक है ये जल में घुलनशील होते हैं, और इनका जो उपयोग है वो लवणीय क्षारीय मृदाओं में किया जाता है। रॉक फास्फेट है ये न तो जल में घुलनशील है और न ही 2% तक कार्बनिक अम्ल में घुलनशील है, इसलिए इससे हम जल व अम्ल में अविल्य बोलते हैं। सिर्फ 2% जो कार्बनिक अम्ल होता है उसमें अघुलनशील होते हैं, ज्यादा होगा तो घुल जाएगा, लेकिन बोलेंगे ये जल में और अम्ल में अविल्य वो रॉक फास्फेट है, और जो अम्ल में विल्य है वो कौन सा है, डाई कैल्शियम फास्फेट। डाई कैल्शियम फास्फेट का उपयोग हल्की अम्लीय मृदाओं में किया जाता है, और रॉक फास्फेट का उपयोग अधिक अम्लीय मृदाओं में किया जाता है, और अम्लीय मृदाओं के लिए जो सबसे उपयुक्त उर्वरक माना जाता है वो रॉक फास्फेट ही माना जाता है। तो यहां पे जल में घुलनशील पूछा था, तो इस क्वेश्चन में से तो सिंगल सुपर फास्फेट राइट है, बट डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, और एमएपी मोनो अमोनियम फास्फेट, ये पांचों जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त फास्फोरस युक्त उर्वरक है। पीछे क्वेश्चन आ चुका था, मैं आपको डिटेल से भी बता चुका हूं। हल्की अम्लीय मृदाओं के लिए तो डाई कैल्शियम फास्फेट, और अधिक अम्लीय मृदाओं के लिए रॉक फास्फेट। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अम्लीय मृदाओं के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होता है, तो सबसे उपयुक्त होता है रॉक फास्फेट। और भारत में सबसे प्रचलित जो फास्फोरस युक्त उर्वरक है वो लवणीय क्षारीय मृदाओं में तो सुपर है और डीएपी है, और जहां पर अम्लीय मृदाएं पड़ती है वहां पे सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो कौन सा है, रॉक फास्फेट है। तो इसने क्या पूछा है, निम्न में से अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त फास्फोरस युक्त उर्वरक है, तो अम्लीय मृदाओं के लिए उपयुक्त फास्फोरस युक्त उर्वरक होता है रॉक फास्फेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद कर लेना, अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे मुकाबला होने वाला है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सिट्रिक अम्ल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक है।
ये जब घुलनशीलता की बात होती है तो वास्तव में 2% तक की बात होती है। जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो 2% सिट्रिक अम्ल लेके उसमें घोल के देखा जाता है, तो 2% सिट्रिक अम्ल में घुल जाता है, उसको अम्ल में घुलनशील बोलते हैं, और जो नहीं घुलता उसको अम्ल में अघुलनशील बोलते हैं। ऑप्शन है एसएसपी, बी ऑप्शन है डीएसपी, सी ऑप्शन है डीएपी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सिंगल सुपर फास्फेट और डाई अमोनियम फास्फेट ये तो नहीं है जो सिट्रिक अम्ल में घुलते हैं, ये नहीं घुलते हैं। सिट्रिक अम्ल में घुलनशील है वो कौन सा है? डीएसपी है। ठीक है, जो डीएसपी है वो क्या है? सिट्रिक अम्ल में घुलनशील होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा आपका। नेक्स्ट है निम्न में से सिट्रिक अम्ल व जल में अविलेय कौन सा है? पीछे बता दिया था रोक फास्फेट है, न तो जल में विलेय है न 2% तक सिट्रिक अम्ल में विलेय है, तो ये कौन सा है? रोक फास्फेट है। और एसएसपी और डीएसपी सॉरी डीएपी का मैंने आपको बता दिया था, ये क्या होते हैं? ये पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें सॉरी ये 203 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखना यहां पे। डीएसपी नहीं होगा, डीसीपी होगा, डाई कैल्शियम फास्फेट। यानी 2% तक सिट्रिक अम्ल में 2% तक जो सिट्रिक अम्ल में घुलनशील है वो डीसीपी है, यानी डाई कैल्शियम फास्फेट है, डीएसपी नहीं है, डीएसपी नहीं होगा, डीसीपी होगा। तो थोड़ा सा ये करेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं 205 नंबर क्वेश्चन में। सोलेनेसी कुल शर्करा वाली फसलें, सोलेनेसी में टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, तंबाकू, शर्करा वाली फसलें गन्ना, चुकंदर, और कंद वाली फसलें आलू जैसी के लिए कौन सा पोटासधारी उर्वरक ठीक नहीं है? कौन सा पोटासधारी उर्वरक काम में नहीं लेते हैं? ए ऑप्शन है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको अपने पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। बी ऑप्शन है एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटास, पोटेशियम सल्फेट जिसको बोलते हैं। तीसरा एनओपी, नाइट्रेट ऑफ पोटास, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा अपने सोलेनेसी फसलों में, शर्करा वाली फसलों में और कंद वाली फसलों में काम में नहीं लेते हैं? जी, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सॉरी केसीएल, जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसमें जो क्लोराइड होता है उसकी सोलेनेसी कुल के लिए, शर्करा वाली फसलों के लिए और कंद वाली फसलों के लिए और आम के लिए विषाक्तता देखने को मिलती है। इसलिए इन फसलों में एमओपी काम में नहीं लेते हैं। कौन सा? म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी पोटेशियम क्लोराइड काम में नहीं लिया जाता है। तो 205 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा भाई। नेक्स्ट है 206 नंबर क्वेश्चन। जल में घुलनशील फास्फोरस का उपयोग करते हैं, जल में घुलनशील फास्फोरस का उपयोग करते हैं। देखो, जल में घुलनशील जो फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर है उनका उपयोग कहां करेंगे? अत्यधिक अम्लीय मृदाओं में नहीं करेंगे, अम्लीय मृदाओं में नहीं करेंगे। जो जल में घुलनशील है उसका उपयोग किस में करेंगे? या तो लवणीय में या सारीय में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये ऑलरेडी मैं पीछे आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चन है मैचिंग वाले क्वेश्चन आगे भी है ना, मैचिंग है यहां पे। देखो मैचिंग क्या है? पोषक तत्वों की कमी को दर्शाने के लिए कौन सा सूचक पौधा काम में लेते हैं? जी, सूचक पौधा या इंडिकेटर प्लांट क्या होता है? ऐसा पौधा जो किसी पोषक तत्व की कमी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है और उसकी कमी होते ही उसके जो मुख्य कमी के लक्षण है उसको वो पौधा प्रकट कर दे तो वो सूचक पौधा या इंडिकेटर प्लांट कहलाता है। यानी कमी की सबसे पहले जो सूचना देता है वही सूचक होता है। जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होता है, आपको क्या शो करता है? इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है ना, ये बताता है अपने को। तो वैसे ही कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ पोषक तत्वों की कमी के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। थोड़ी सी कमी होते ही उनकी जो कमी के मुख्य लक्षण होते हैं वो प्रकट कर देते हैं, तो उसको सूचक पौधा बोलते हैं। तो यहाँ पे सूचक पौधा पूछा है, तो नाइट्रोजन के लिए सूचक पौधा कौन सा काम में लेंगे? ए ऑप्शन सरसों, बी ऑप्शन आलू, सी ऑप्शन फूल गोभी व पत्ता गोभी, डी ऑप्शन फूल गोभी, पत्ता गोभी और आलू। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए कौन सा सूचक पौधा काम में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है फूल गोभी व पत्ता गोभी काम में लिया जाता है। यानी 207 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। 207 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है अपना आयरन के लिए कौन सा सूचक पौधा अपने काम में लेते हैं? आयरन के लिए
तो देखिए आयरन के लिए आप कौन सा सूचक पौधा काम में लेते हो? आयरन की कमी के लिए सूचक पौधा फूल गोभी, पत्ता गोभी और आलू है, ये काम में लेते हो। यानी 208 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें पोटास की कमी के लिए आप कौन सा सूचक पौधा काम में लेते हैं? तो पोटास की कमी के लिए सूचक पौधा काम में लेते हैं आप सिर्फ आलू को, यानी इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अब बचा अपना फास्फोरस। तो फास्फोरस की कमी के लिए सूचक पौधा आप कौन सा काम में लेते हैं? तो फास्फोरस की कमी के लिए आप सूचक पौधा काम में लेंगे सरसों, यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। यानी नाइट्रोजन की कमी का सूचक पौधा इंडिकेटर प्लांट फूल गोभी, पत्ता गोभी, कहने का मतलब क्रूसीफेरी के पौधे हैं। आयरन की कमी के लिए क्रूसीफेरी के पौधे यानी फूल गोभी, पत्ता गोभी तथा आलू भी है। पोटास की कमी के लिए सिर्फ आलू काम में लेंगे और फास्फोरस की कमी के लिए अपने इंडिकेटर पौधे के रूप में सरसों काम में लेते हैं। तो ये यहां पर आपके 4 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट अपने बात करें, फिर से सूचक पौधों का ही क्वेश्चन है। अरे ये तो सेम के सेम ही रिपीट हो गए है ना, चलो छोड़िए इनको, ये रिपीट हो गया वापस। नेक्स्ट अपने फिर से सूचक पौधे हैं, इस बार रिपीट नहीं है, ठीक है। तो यहां कैल्शियम की कमी के लिए सूचक पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए है चुकंदर, बी है आलू, सी है फूलगोभी, पत्ता गोभी और डी ऑप्शन है चुकंदर, जई व आलू। तो कैल्शियम की कमी के लिए कौन सा सूचक पौधा काम में लेते हैं? तो कैल्शियम की कमी के लिए भी अपने कौन सा लेते हैं? फूल गोभी व पत्ता गोभी काम में लेते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखो फूल गोभी, पत्ता गोभी है, ये नाइट्रोजन की कमी के लिए भी सूचक पौधा है, कैल्शियम की कमी के लिए भी सूचक पौधा है और आयरन की कमी के लिए भी सूचक पौधा होता है। ध्यान रखना ना, पिछले दोनों क्वेश्चन से यही कंक्लूजन निकलता है। नेक्स्ट है मैग्नीज की कमी के लिए हम कौन सा सूचक पौधा काम में लेते हैं? तो मैग्नीज की कमी के लिए सूचक पौधा आप चुकंदर, जई और आलू काम में लेते हो। यानी इसके लिए जो आपके लिए राइट आंसर है वो क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी के लिए आप कौन सा सूचक पौधा है वो काम में लेते हैं? तो मैग्नीशियम की कमी के लिए आप आलू काम में लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट बचा सोडियम। तो सोडियम की कमी के लिए आप सूचक पौधा इंडिकेटर जो प्लांट लेंगे वो चुकंदर लेंगे। ए ऑप्शन राइट है। यानी कैल्शियम की कमी के लिए आप काम में लेंगे फूल गोभी, पत्ता गोभी। मैग्नीज की कमी के लिए सूचक पौधा आप काम में लेंगे चुकंदर, जई, आलू। मैग्नीशियम की कमी के लिए सूचक पौधा काम में लेंगे आलू, जैसा कि आप पोटास के लिए भी आलू काम में लेते हैं। और सोडियम की कमी के लिए आप कौन सा काम में लेंगे? चुकंदर काम में लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ एक तरफ तो हरी खाद, ठीक है, और इस हरी खाद को खेत में देने से कितना नाइट्रोजन, कितने किलो नाइट्रोजन यहां पे ना केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मिलता है। हरी खाद क्या होती है? किसी फसल को आप खेत में लगा देते हो, जब वो पुष्पन या दूधिया अवस्था में आ जाती है, मिट्टी पलटने वाले हल से खेत में मिला देते हो, तो उसको हरी खाद बोलते हैं। तो यहां पे अगर आप हरी खाद देते हैं तो कितने किलो नाइट्रोजन मिलता है? तो अगर सनई को आप हरी खाद के रूप में लगाते हैं तो कितने किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मिलेगा? ए ऑप्शन है 77 किलो, बी ऑप्शन है 62 किलो, सी ऑप्शन है 80 से 84 किलो और डी ऑप्शन है 38 किलो। आपको पता हो तो हरी खाद में सबसे ज्यादा पोषक मान वाली जो खाद होती है वो सनई होती है। तो सनई जो है अगर आप उसको हरी खाद के रूप में लगाते हो तो वो प्रति हेक्टर 80 से 84 किलो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाती है। नाइट्रोजन और टोटल अगर मैं खाद की बात करूं, कुल खाद की मात्रा की, तो कुल खाद लगभग 30 टन प्रोवाइड करवा देती है। कितनी? 30 टन कुल खाद की मात्रा। उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 80 से 84 किलो। दूसरा है अपने यहां पे ढेंचा। ढेंचा देने पर यह प्रति हेक्टर 77 किलो नाइट्रोजन देता है। प्रति हेक्टर कितना नाइट्रोजन दे देगा? 77 किलो। यानी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। और सनई के लिए कितना होगा? सी ऑप्शन राइट होगा, यानी 80 से 84 किलो। सनई जब हरी खाद के रूप में मिट्टी में पलटते हो तो कुल मात्रा उसकी 30 टन होती है और उसमें नाइट्रोजन 80 से 84 किलो मिलता है। ढेंचा दूसरी मुख्य हरी खाद में आती है। वैसे तो ढेंचा सबसे मुख्य हरी खाद है, लेकिन पोषक मान के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा पोषक मान होता है वो सनई का होता है और उसके बाद ढेंचे का।
वैसे ढेंचा सबसे मुख्य है। ढेंचा सूखा प्रतिरोधी होता है, लवणीय सारीय मृदाओं के प्रतिरोधी होता है, कोई रोग नहीं लगता, कोई कीट नहीं लगता, ढेंचे जैसी कोई हरी खाद नहीं हो सकती। ठीक है, तो ढेंचा अगर आप हरी खाद के रूप में लोगे तो प्रति हेक्टर 77 किलो नाइट्रोजन मिलेगा। अगर हम हरी खाद की मात्रा की बात करें तो लगभग 23.2 टन मिलती है, यानी जो खाद है वो 23.2 टन, जिसमें से नाइट्रोजन कितना मिलेगा आपको? 77 किलो मिलेगा। नेक्स्ट है मूंग व उड़द। अगर मूंग व उड़द को आप हरी खाद के रूप में काम में लेते हो तब आपको कितने किलो नाइट्रोजन मिलेगा प्रति हेक्टर? वो मिलेगा 38 किलो, यानी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? डी ऑप्शन। अगर ग्वार क्लस्टर बीन को आप हरी खाद के रूप में काम में लेते हो तो प्रति हेक्टर जो नाइट्रोजन मिलेगा वो 62 किलो मिलेगा। 62 किलो प्रति हेक्टर नाइट्रोजन मिल जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। जैव उर्वरक के लिए मिलान करनी है। किसके लिए मिलान करना है? जैव उर्वरक के लिए मिलान करना है। अब यहां पे दिया हुआ अदलनी फसलों के साथ सहजीवन करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? जैव उर्वरकों से संबंधित क्वेश्चन है। अदलनी फसलों के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? ए ऑप्शन है फ्रेंकिया, बी ऑप्शन है पेनिसिलियम, सी ऑप्शन है वाम और डी ऑप्शन है एजिसोपाइरिलम। तो देखो, जो अदलनी फसलों के साथ नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जो जीवाणु है, अदलनी फसलों के साथ सहजीवन करने वाला जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला अदलनी फसलों के साथ जो सहजीवी जीवाणु है वो फ्रेंकिया होता है। फ्रेंकिया जो है वो केजुरिना जो पौधा होता है उसके साथ सहजीवन करता है। कौन से पौधे के साथ? केजुरिना। और फिर क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो 223 का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन ही राइट है। 224 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले विकल्पी सहजीवी जीवाणु कौन से हैं? विकल्पी सहजीवी का मतलब क्या है? अगर कोई फसल होती है तो सहजीवन कर लेते हैं, नहीं होते तो मुक्त भी रह लेंगे, कोई जरूरी नहीं है उनको सहजीवन करना। जैसे राइजोबियम सहजीवी है, अगर लेग्यूम फसल होगी तो राइजोबियम होगा, नहीं तो राइजोबियम ही नहीं होगा, तो वो तो पक्का सहजीवी है। बट कुछ ऐसे जीवाणु मौका मिलने पर सहजीवन करेंगे और मौका नहीं मिलेगा तो मुक्त अवस्था में मिट्टी में रह के भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लेंगे, तो वो है एजिसोपाइरिलम, यानी दूसरे का डी ऑप्शन आपका राइट है। दूसरे का जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? डी ऑप्शन आपका राइट है। और ये जो एजिसोपाइरिलम होता है इसको नॉन लेग्यूम प्लांट्स अगर मिलते हैं, अगर जो लेग्यूम से बिलोंग नहीं करते वो मिल जाते हैं तो उनके साथ सहजीवन कर लेता है, नहीं होते तो ये मुक्त रह के भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देता है। ठीक है, 225 नंबर है फास्फोरस घोलक कवक, जो फास्फोरस को घोल दे। फास्फोरस घोलक कवक है पेनिसिलियम। कौन सा है? पेनिसिलियम। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है फास्फोरस की गतिशीलता को बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव। देखो, फास्फोरस की गतिशीलता को बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव है वाम, वेसिकुलर, एर्बेसिकुलर, माइकोराइजा। ये सभी एंजियोस्पर्म, चाहे दलहन है चाहे अदलहन है, लेग्यूम है चाहे नॉन लेग्यूम है, उनके साथ सहजीवन करते हैं, मिट्टी से फास्फोरस उठाते हैं और सीधा जड़ में डाल देते हैं, तो इसको अपने फास्फोरस की गतिशीलता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव। तो ये कौन से होंगे? वाम। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? वेसिकुलर, एर्बेसिकुलर, माइकोराइजा इनकी फुल फॉर्म होती है। तो ये यहां पर जैव उर्वरकों से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले जो क्वेश्चन है अपने, अगली जो मैचिंग है पोषक तत्वों की कमी और इधर आपके कायिक के विकार दिए हुए हैं। पोषक तत्वों की कमी और कायिक के विकार। सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से कौन सा कायिक के विकार होता है जी? गोभी का वी पटेल इन कॉलीफ्लावर। दूसरा है पॉपिंग इन ग्राउंडनट, मूंगफली में पॉपिंग, मूंगफली के अंदर दाना छोटा रह जाता है या खाली रह जाता है, उसको पॉपिंग बोलते हैं। तीसरा है फाला ब्लाइट ऑफ शुगरकेन, गन्ने का फाला ब्लाइट। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आम का आंतरिक उत्तक्ष। आम का आंतरिक उत्तक्ष यानी इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ मैंगो। तो कैल्शियम की कमी से मूंगफली में पॉपिंग हो जाती है, यानी दाना छोटा बनता है या बनता ही नहीं, मूंगफली खाली रह जाती है, तो उसको पॉपिंग बोलते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा विकार होता है? तो मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी के अंदर या गोभी वर्गीय फसलों में वी पटेल विकार हो जाता है, यानी 228 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 229।
229 में बोरोन की कमी से क्या होता है, आम का आंतरिक उत्तक से विकार हो जाता है। तो 229 का जो राइट आंसर क्या होगा, डी, इंटरनल नेक्रोसिस इन मैंगो इज ड्यू टू बोरोन डेफिशिएंसी, यानी बोरोन की कमी से आम का आंतरिक उत्तक से विकार हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, मैग्नीज की कमी से गन्ने के अंदर फाला ब्लाइट हो जाता है, यानी 230 का सी ऑप्शन राइट है। मैग्नीज की कमी से फाला ब्लाइट विकार हो जाता है, किसमें, गन्ने में। तो ये यहां पर मैंने आपको 230 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन क्वेश्चन को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो प्लांट न्यूट्रिएंट की क्विज में बस इतना ही। नेक्स्ट क्विज जो है अपने मौसम व जलवायु से संबंधित बात करेंगे। मौसम व जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट, जो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। अब कितने क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे वो तो अपने अगली क्विज में ही बताएंगे, ठीक है। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए बस इतना ही। कुछ क्वेश्चन बचे हैं डेटा से रिलेटेड, वो जब डेटा की क्विज का डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।